सैलानी थे, वो भी कहा करते थे, घनश्याम सैलानी ने ये कहा कि चिपको आंदोलन एक एक ऐसे अवैध बच्चे की तरह है, जिसको सब कहते थे कि नहीं, नहीं, ये हमारा नहीं, हमारा नहीं, हमारा नहीं। लेकिन जब वो समृद्ध हो गया, जब उसकी लॉटरी आ गई, सब कहने लगा, "अरे! ये हमारा है, ये हमारा है।" चंडी प्रसाद कहने लगे, "ये हमारा है।" सुनील बरोड़ा कहने लगे, "ये हमारा है।" और फिर लोग अलग कहें, फिर 2 गुट हो गए। एक गुट आपका कुमाऊँ का गुट हो गया, ये और एक गुट गढ़वाल का यूँ हो गया। और इन गुटों ने फिर एक ने सुंदरलाल जी के पीछे लगे, एक चन्नी प्रसाद जी के लगे। इस मामले में कुंवर परशुन प्रताप शिखर, जो कि टिहरी के अंदर थे और यंग लड़के थे, ये असली आंदोलनकारी थे। धूम सिंह नेगी, ये सब लोग थे, जो कि उनके साथ थे। तो ये आंदोलन बाद में फिर वही चालाक लोगों के पास आई, तो उसको फिर पर्यावरण का आंदोलन कह दिया गया, किसी ने महिला का आंदोलन कह दिया। गौरा देवी को भी लिया है, गौरा देवी का भी मिसयूज किया गया। गौरा देवी जब क्या कहते हैं, उसको उनको कैंसर हो गया था, हेमाचूरिया की बीमारी हो गई थी, तो कोई उसको देखने तक नहीं आया। उसमें एक कॉमरेड गोविंद सिंह रावत थे, जोशीमठ वाले, वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में ये आंदोलन चलाया था। ये आंदोलन मूलतः हक और हकूक का आंदोलन था, जिसके बाद में चिपको आंदोलन, जिसको बाद में ये भी घोषित कर दिया गया कि साहब ये पर्यावरण का आंदोलन है या महिलाओं का आंदोलन है। तो आप देख रहे हैं ना, कितना टिपिकल मामला है। अगर आपको गहराई से देखें तो वो चिपको आंदोलन, जो चिपको आंदोलन हक और हकूक के लिए था, वो फिर पेड़, वो हमको नहीं मिले। आज भी ये नियम है कि अगर आप शमशान घाट में जाएँ, वहाँ भी अगर एक पत्ता भी अगर जल जाए तो आपका चालान कर सकता है डीएफ। और ऐसा में भी आया जबकि मुर्दों को फूँकने के लिए लोगों ने टायरों टायरों का यूज़ किया। मतलब कितनी बड़ी एक त्रासदी है, ट्रेजेडी है कि जिसके लिए लड़ा गया वो हमें नहीं मिला। हाँ, वही है। जैसे मैं खुद ही सोचता था कि अगर मैं प्रभात कुमार आर्या होता या प्रभात कुमार टमटा होता, तो लोग शायद मेरी बातों को ज़्यादा इतना नहीं करते। उसी तरह से आपको सर्वोदय आंदोलन जो थे, लोग ये कहा करते थे कि इसमें ज़्यादातर सरोला ब्राह्मण हैं, चाहे सुनीला बोड़ा हैं, चाहे चंडी प्रसाद भट्ट हैं। तो जब ये भागवत कराते हैं तो महिलाएँ आती हैं ज़्यादातर, श्रद्धा भाव से ना, कि ये मतलब उन्हीं के हाथ का भात लोग खाएँगे, किसी और का नहीं खाएँगे। तो हमारे वहाँ तो लंबी नाक वाली बात ज़्यादा रहे कि साला ये जोशी है, पांडे है या पंत है या वैसा वाला ठाकुर है। मैं जब पढ़ाता था तो रिटायरमेंट से 1 दिन पहले भी मैंने अपनी क्लास नहीं छोड़ी। कभी हड़ताल होती थी, वो होती थी, तो मुझे बड़ा वो लगता था कि यार ये हड़ताल होगी, मेरी क्लास छूट गई। जबकि और लोग, बहुत से लोग ऐसा हर नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते थे। 4-5 लड़के आए, "गुरुजी क्लास होगी?" "कितने लोग हो भाई तुम?" "साहब 8 लोग हैं।" "अरे 8 लोग हैं, 250 की क्लास है, 8 लोग हैं, जाओ, जब सब आएँगे तब होगी।" और मैं उल्टा करता था, जब 1-2 आ गए, "कितने हो भाई तुम?" "मैं ही हूँ।" "आओ चलो तुम पढ़ो, तुम ही हो असली पढ़ने वाले।" मैं इसको पढ़ाता तो कल फिर सबने कहा गुरुजी ने क्लास ली है। तो एक बार क्लास में ले रहा था, तो उस क्लास में मैंने पढ़ाया है। मैंने पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा, वहाँ पर आर्ट्स का एक नहीं था, सब साइंस के थे वहाँ पर बैठे हुए। तो मैं जब क्लास लेता था तो मेरी दिल धड़कता था, इस क्लास में जाने में दिल धड़कता था मेरा। हार्ट धक 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 कर रही थी कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो अच्छे ढंग से पुटअप कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। दिल धड़कता था। और कभी मैं बिल्कुल एक उसमें प्रवाह में खो जाता, मुझे पता भी नहीं चलता कब घंटी बजी, क्या बजी। मुझे सबसे ज़्यादा आनंद ज़िंदगी में क्लास लेने पर ही पड़ा। और नमस्कार, आज की बातचीत में हमारे साथ हैं प्रभात उप्रेती सर। अगर आपको एक दौर याद होगा जिस समय पहाड़ में जो कि कुमाऊँ के अच्छे खासे इलाके हैं जैसे कि पिथौरागढ़ ज़िला है, इन इलाकों में एक समय ऐसा था जिस समय पॉलीथीन लगभग-लगभग बैन हो चुका था। करीब ये 2000 के आसपास की बात क एक पूरा दौर है जिस समय पॉलीथीन का इस्तेमाल लोगों ने करना बंद कर दिया हुआ था। ये आपको गढ़वाल में भी इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी। वहाँ अखबारों में उन दिनों एक हेडिंग चलती थी, पॉलीथीन बाबा नाम से चलती थी। वो पॉलीथीन बाबा प्रभात प्रीति सर के लिए ही इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था। लंबा उन्होंने अपने कॉलेज में पढ़ाते हुए अपने स्टूडेंट के साथ उनके बड़े ऐसे संबंध रहते थे कि शायद लोग पहचान ना पाएँ कि ये
एक गुरु शिष्य हैं साथ में। इसके अलावा भी उन्होंने जो कॉलेज में पूरा अपना दौर बिताया, उसमें पढ़ाई के साथ वो थिएटर की एक्टिविटी अपने छात्रों के साथ करते हुए अक्सर आपको दिख जाएँगे। आज की बातचीत में हम उनसे एक चीज़ ये समझना चाहते हैं कि अपने एक लंबे इस जीवन अनुभव में वो उत्तराखंड को कैसे देखते हैं? क्योंकि वो शुरुआत अपना एक इंटर कॉलेज में पढ़ाते हुए कहीं शुरू करते हैं, फिर कॉलेज में आते हैं। आप गढ़वाल में भी नौकरी कर रहे हैं, कुमाऊँ में भी नौकरी कर रहे हैं। आपका जो शुरुआती जीवन है, वो कुमाऊँ में बीता हुआ है। तो एक लंबे जीवन अनुभव के साथ एक व्यक्ति कैसे पूरे उत्तराखंड को देखता है, हमारे पहाड़ों को, कुमाऊँ के, गढ़वाल के अलग-अलग इलाकों को देखता है। यहाँ जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं, यहाँ जो आंदोलन हुए हैं, वो उन्हें किस तरीके से देखते हैं, छात्र राजनीति जो हुई है, वो उसे किस तरीके से देखते हैं। इन सारी बातों पर हम बातचीत करेंगे, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो आज के समय पर को आंदोलन उत्तराखंड में चल रहे हैं, उस पर उनकी क्या राय है? या फिर आज की समय की जो राजनीति है, उस पर क्या उनकी राय है? सर, सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे आपके नाम के साथ पॉलीथीन बाबा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आप कंफर्टेबल हो इस नाम के साथ कि आपके लिए पॉलीथीन बाबा का क्योंकि आप पॉलीथीन का ही विरोध कर रहे हो और आपसे ही पॉलीथीन बाबा कह दिया जा रहा है। ना मैं कंफर्टेबल हूँ, ना मुझे उसमें कोई उज़्र है। कोई कह रहा है तो कहने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता? हम जो हैं वो तो हैं ही। तो जैसे थोड़ा-सा आप मुझे ये बताएँगे कि किस दौर की बात है जब शुरुआत में आपको कहीं पर को ये महसूस हुआ कि अच्छा इस ओर काम किया जाना चाहिए? हाँ, मैं गोवित्सर में था, डिग्री कॉलेज में, उसमें मैं अगस्त में से दौड़ गया था, तो उसमें नया-नया पॉलीथीन चला था। एक खबर भी मैंने पढ़ी थी, मसूरी में उसमें एक चूना उम, फैक्ट्री थी, तो चूनी फैक्ट्री को लेकर के बहुत लोगों ने वो किया था। ये कौन-से सन की बात हुई? ये 1990 85-86 की बात थी। तो वो भी मेरे दिमाग में आया कि बच्चों ने देखे पर्यावरण को लेकर के इस तरह का काम किया। दिमाग तो हमारा पहले से ही इसी तरह का था कि जो गलत है उसको नज़र पड़ती ही पड़ती थी। तो उसमें धीरे-धीरे ये पॉलीथीन चल रहा था और मैंने देखा कि पॉलीथीन से बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि ये हवाओं में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कर रहा है। मैंने कहा इसका विरोध करना चाहिए। मेरे ख़्याल में शायद हिंदुस्तान में पहली बार मैं ही रहा हूँगा जिसने पॉलीथीन को लेकर के कुछ सोचा। तो उसमें एक पवार एक डीएम थे, उनके पास गया मैं। मैंने कहा साहब यहाँ तो ऐसा-ऐसा हो रहा है और ये पॉलीथीन तो बहुत ख़राब कर रहा है। तो मैंने बहुत उनसे बातें करी, अच्छे नई यंग यंग थे वो। तो मैंने कहा पता नहीं आप समझे नहीं मेरी बात को। उन्होंने कहा आप जितना कह रहे हैं उससे 100% और ज़्यादा समझाऊँ। तो ऐसा तो हमारे पास कोई कानून है नहीं, लेकिन एक पर्यावरण का कानून है 133 या कुछ ऐसा बताया है कि उसके आधार पर हम ये कर सकते हैं कि जो पर्यावरण को खराब कर रहा है उसको एसडीएम को पावर होती है कि उसको वो रोक लगा सके। तो मैं इसको रोकने की कोशिश करूँ। खैर थोड़ा बहुत मैंने वहाँ से आंदोलन शुरू किया और उसके बाद जो है वो आंदोलन वहाँ पर चला भी और वहाँ की नगर पालिका को यूनेस्को का पुरस्कार भी मिला और उसमें एक पत्रकार भी थे, उन्होंने भी गोविंद घाट में बहुत ज़्यादा पॉलीथीन हो रहा था, जहाँ ये इन लोगों का सिखों का गुरुद्वारा है, तो उन्होंने भी इसके खिलाफ आंदोलन चलाया था, तो फिर वहीं तक सीमित रह गया। उसके बाद जयदीप नाम था उनका, जयदीप। उसके बाद मैं फिर पिथौर मेरा ट्रांसफ़र पिथौरागढ़ हो गया। तो पिथौरागढ़ में मैंने देखा वहाँ तो बहुत ही भयंकर हो रहा था, सारी बरसात का टाइम था और पॉलीथीन ने पूरा रास्ता रुका हुआ था। कोई उसका पानी जो था, नालों का पानी जो है बाहर आ रहा था, बहुत ही गंदगी हो रही थी। तब फिर मैंने वहाँ पर उस आंदोलन करना शुरू किया, तो वहाँ पर एक रावत जी थे, बिजली विद्युत विभाग वाले थे, उनका अपनी एक दुकान थी, उनसे बात करी। एक कन्ना लौटेला थे, उनसे बात करी और भी बहुत से लोगों से बातें करी। एक डॉक्टर खरसवाल थे, उनसे बातें करी और भी वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग थे, बात की भई ऐसा-ऐसा हो रहा है, क्या है? इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है? उन्होंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल
लड़कियों ने बड़ा साथ दिया और फिर हमने करीब 6 महीने तक वो आंदोलन पिथौरागढ़ में किया। और उस आंदोलन में हम ये करते थे कि हर शनिचर इतवार को निकल जाते थे, हर मोहल्ले में जाते थे और हर मोहल्ले में जाकर के वहाँ पर सफाई करते थे और रिटायर्ड ब्रिगेडियर तक भी, कर्नल तक भी लोग जो थे उसमें शामिल हुए थे। तो फिर वहाँ सफाई करते थे, फिर वहाँ पर लोगों को बताते थे कि पॉलिथीन कितना खराब है, क्या है, कैसा है। उसके बाद हमारा विरोध भी हुआ, कुछ दुकानदारों ने विरोध किया, फिर जो पॉलिथीन से जिनके रोजगार चलता था उन्होंने भी हमारा विरोध किया। लेकिन ये हुआ कि 6 महीने के अंतर्गत वही आंदोलन नहीं हुआ, बल्कि और आंदोलन भी शुरू हो गए। उसमें ये हो गया, लोगों के अंदर एक सामाजिक चेतना आई, उनके अंदर वहाँ साहब कुछ बदलाव तो होना चाहिए। तो ये महिला हॉस्पिटल था, बहुत ही गंदगी वहाँ पर थी, वहाँ मरे हुए भूत ऐसे पड़े रहते थे। लोगों ने उसकी सफाई भी करनी शुरू कर दी, फिर रोड बनानी भी शुरू कर दी, फिर कहीं पर क्या कहते हैं वो भी किया। उसमें कोई भी पार्टी का ऐसा नहीं, कोई भी पार्टी वाला था वहाँ पर आया। प्रकाश पंत थे, उसमें मिनिस्टर थे जो जिनका मृत्यु हो चुकी है, वो भी आए, ललित पंत भी आए। ऐसा कोई नहीं था, भाजपा वाले भी आए, कांग्रेस वाले भी आए, मतलब एक आदमी मन के, एक आंदोलनकारी मन के उसमें आए। मैं थोड़ा-सा ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे ये इस तरीके के मूवमेंट क्रिएट कैसे होते हैं जिसमें जैसे अब पार्टी के लोग लाइन छोड़ते हैं और लोग बड़े जो चेतना आती है, वो प्रोसेस क्या है? थोड़ा-सा आप समझा सकते हैं इसको? उसमें राजनीति ऐसी बदनाम नहीं थी, उसमें लोग सोचते थे, समझते थे। अब पिथौरागढ़ के लोग भी वैसे काफ़ी उदार हैं, फिर फौजी लोग हैं, फौजी मनोवृत्ति है। वहाँ भाई कर्नल रावत थे, वो तो कहा करते थे कि जो फौजी होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन से सीखता है, उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन से सीख करके जब उसकी समझ में आया तो फिर उसको करता है। तो हम डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, हम जो लोग हैं, हम पहले पॉलिथीन को साफ करेंगे। खुद साफ करेंगे। हाँ, खुद साफ करेंगे, पहले हम सफाई करेंगे। अगर किसी अच्छाई को आपने लाना तो सबसे पहले आप उस अच्छाई को दिखाइए और तब फिर हम उस पर काम करेंगे। और वही सक्सेसफुल रहा। मेरे ख्याल में उसमें सारे हिंदुस्तान में पिथौरागढ़ पहला ही एक ऐसी जगह रही होगी जहाँ पे पॉलीथीन मुक्त वो प्रदेश हुआ। और आप सोचिए कि आज भी दिल्ली में तक आपका पॉलीथीन नहीं है, जबकि पूरी बैन है। दिल्ली में भी पॉलीथीन की हाय है, ये सारे हिंदुस्तान में क्या विश्व में है। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि इंटीरियर एरिया पिथौरागढ़ में जो था उसमें वहाँ पर पॉलीथीन मुक्त किया गया और खुद वहाँ का जो प्रशासन था वो भी हमारे साथ था। उन्होंने एक मीटिंग करी, उन्होंने कहा आपके पॉलीथीन बंद हो। उसमें एक एसडीएम थे, बहुत अच्छे, वैसे तो दूसरे टाइप के थे, लेकिन इस पर उनको बड़ी वो हुई और उन्होंने कहा नहीं पॉलीथीन आज सब बंद हो गया है। तो और बहुत से इसमें नए नए मॉल भी खुले थे। एक मलताब थे, उनका एक मॉल था। उन्होंने भी कहा कि गुरुजी वैसे तो अ, होता ये है कि मेरा मॉल है, मेरी व्यवसाय है, अगर मैं पॉलीथीन को रोकूँ तो लोग मेरा वहाँ सामान ही नहीं लेंगे। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, ये मुझे पसंद आया, मैं दिल से कहता हूँ मैं इसको मैं अपने वहाँ उसको नहीं आने दूँ। तो आप सोचिए कि जो बिज़नेसमैन भी जो इस बात को कर रहा है और फिर वहाँ पर एक जुलाघाट में एक थे, वो प्रेस वाले थे वो, उन्होंने भी वो बनाने शुरू किया। क्या कहते हैं कागज़ों के थैले-वैले थैले बनाने। कि आप इनको यूज़ करो, कोई यूज़ करो। तो वहाँ के लोग उनको पॉलीथीन बाबा कहा करते थे। हाँ, जुलाघाट था। वहाँ के लोग उनको कहते पॉलीथीन बाबा कहा करते थे। तो आप जब एक अच्छाई को करते हैं तो सिर्फ़ वो लड़ाई पॉलीथीन की ही नहीं थी, बल्कि वो लड़ाई अच्छाई की थी। वो लड़ाई इस बात की थी कि अगर आप दुनिया में चेंज चाहते हो तो आप भी तो उसमें शामिल हो। आप मूक दर्शक नहीं हो सकते हो। खाली बैठे हुए हो और कह रहे हैं हाँ साहब बहुत बुरा है क्या? आप उसमें शामिल जब होगे तभी होगा। तो पिथौरागढ़ वालों को ना मानना पड़ेगा, मेरा आंदोलन नहीं था, वो पिथौरागढ़ के सभी लोगों का आंदोलन था। उसमें बहुत से लोग शामिल, भले उनका उतना नाम ना हुआ हो। और एक डॉक्टर अजय शुक्ल हमारे वहाँ थे, हिंदी के अध्यापक थे, वो भी थे। डॉक्टर गिरीश पंत थे और डॉक्टर राम सिंह जी, ये सब लोग उसमें शामिल हुए और क्रिएटिव वर्क किया उन्होंने। ये नहीं किया खाली भाषणबाजी करी, डेली ये तो नियम हो गया था। शनिचर इतवार को हम आप देखेंगे तो वहाँ पास दृश्य होता था कि बेलचा और फावड़ा लेकर के लोग लगे हुए हैं और सुबह 5 बजे शुरुआत हो जाते थे और जगह जगह पर जा कर के हो गए।
फिर मैंने और उधर उसका भ्रमण किया। अब आप देखिए उसके बाद फिर वहाँ और आंदोलन भी है, रई झील का आंदोलन भी हुआ, बेस हॉस्पिटल का भी आंदोलन हुआ, घास लगाने का भी आंदोलन हुआ, कि घास लगाएगा आप, घास जो है वैसे थी, तो लोगों ने घास के बीज लेकर के छोड़े, और चार और खाल का भी आंदोलन हुआ। वैसे मुझे तो पॉलीथिन बाबा डॉक्टर मुकेश पांडे थे, उन्होंने हमें नाम दिया था, लेकिन वहाँ लोगों ने तरह तरह के आंदोलन किए, मतलब वहाँ एक अच्छाई जो है चारों ओर फैल गई। वो पॉलीथीन पर ही नहीं फैली, ये हुए कि हम गड़बड़ हैं और इस गड़बड़ी को दूर करना ज़रूरी है, और ये तभी होगा जब हम उसमें एक्टिवली भाग लेंगे। तो 6 महीने का वो आंदोलन कम नहीं होता है, और लोगों ने किया, और उसमें मेरा को इतना योगदान नहीं था। मेरा इतना ही योगदान था कि जो वो विषय में मेरे दिमाग के अंदर की इमेज बनी थी, उस इमेज के अंदर मैंने वो शुरुआत करी। तो जैसा आपको ऐसा लगता है कि जो जिस तरीके की वो चेतना लोगों में उस समय पर थी, वो अभी भी उसी तरीके की है या कम हुई है? नहीं, चेतना तो बनी रहती है। अगर आप चेतना की बात करें, अभी आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में इस समय पेपर लीक को लेकर काफ़ी लड़ाई चली। लड़का आगे बढ़ रहा है ना, तो मरता क्या ना करता वाली बात नहीं है वो। वो ये है कि एक आक्रोश तो सब में है। जैसे मुझ में ही है, मुझ में एक आक्रोश है। मुझे एक पुलिस वाला डंडा मारता है, तो हो सकता है मैं चुप रहूँ, लेकिन कब तक मैं उसको खाऊँगा? मेरे अंदर तो वो दर्द है ना कि सब गड़बड़ है, सिस्टम गड़बड़ है, सारी चीज़ें गड़बड़ हैं, तो मैं इसके लिए तो लड़ूँगा ही लड़ूँगा। तो आज लड़का जो है आगे है, जैसे आप नेपाल के अंदर कर दी तो क्या हुआ? जब मजबूरी हो गई, वो हो गया, तो आदमी आगे आया ना, लड़ता आगे ऐसा नहीं है। सब सिस्टम से परेशान है, सब परेशान है, सब में वो है। अब आप यहाँ पर चाहे उत्तराखंड आंदोलन देखें, मद्य निषेध आंदोलन देखें, चिपको आंदोलन देखें, शराबबंदी आंदोलन देखें, फिर अन्ना हज़ारे मूवमेंट देखें। अन्ना हज़ारे मूवमेंट में मैं यहाँ का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर था हल्द्वानी का। तो मैंने देखा 90 साल का एक बूढ़ा जो है वहाँ पर आ रहा है, जिसकी ज़िंदगी खत्म होने को आ रही, वो भी आ रहा है। वो किसके लिए आ रहा है? अभी आने वाली पीढ़ी के लिए आ रहा है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन भी किस लिए था? एक आने वाली पीढ़ी के लिए दर्द था कि हमने तो जो झेल लिया, मेरी आने वाली पीढ़ी ने करी। शराबबंदी ने अंदर मैदानों क्यों किया? इसलिए क्या है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम करें। अपना हमने तो जो झेल लिया, आगे झेलना। तो आदमी के अंदर विरोध तो विद्रोह तो होता ही है। जैसे अगर मैं इसको समझना चाहूँ ना कि अगर हम अन्ना हज़ारे आंदोलन की बात करते हैं, तो आंदोलन के समय बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, लोगों को दिखता है, हर कोई रिलेट करता है उससे। लेकिन जब हम फिर एक समय बाद पूरा एनालिसिस करते हैं, तो फिर लोग ठगे हुए महसूस करते हैं। क्या आप इसी तरीके की चीज़ें उत्तराखंड में जो आंदोलन हुए हैं, चाहे वो चिपको आंदोलन हो, शराबबंदी आंदोलन हो या उत्तराखंड राज्य बनने का आंदोलन हो, क्या वो ठगा हुआपन आप वहाँ भी महसूस करते हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो यही क्या, सारे हिंदुस्तान के अंदर, सारी क्या पता सारी दुनिया के अंदर जितने भी आंदोलन होते हैं, वो चालाक लोगों के द्वारा हैक कर लिए जाते हैं। और तवा तो गरम वो करते हैं, इस चीज़ के अंदर दर्द है। उसमें पराठा सेकता है चालाक आदमी है। तो आप चाहे चिपको आंदोलन हो, चाहे उत्तराखंड राज्य आंदोलन हो, चाहे कोई आंदोलन हो, आखिर में हैक कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये पेपर लीक वाला जो मूवमेंट है, ये भी हैक हो सकता है, क्योंकि जो चालाक आदमी वो अंदर ही अंदर अपनी वो बनाए रखता है, अपनी रेसिपी बनाए रहता है कि यार मैं कैसे इसको निकालूँगा, वो तो तैयार रहता है। हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलन था, उसमें गुंडे मवाली भी आए और वो नारी भी बने। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में ऐसे लोग मिनिस्टर बने, ऐसे लोग सत्ता में आए, जिनका कहीं लेना-देना नहीं था, लेकिन उन्होंने चालाकी से, होशियारी से अपना भाग जो है प्राप्त कर लिया। और वो शेर सिंह अनपढ़ जी बहुत अच्छे माने कवि थे। उन्होंने कहा कि नेता अमर चूस राम, अफसर अमर घूस राम, जनता अमर भ्यास राम। तो यही है, जनता तो भ्यास है, वो तो भ्यास बनी जाती है। वो आंदोलनकारी है, वो अपना सर्वस्व देती है, लेकिन ठगी तो वही आती है। तो ये होता है, हर आंदोलन में होता है, यहाँ भी हुआ है। तो ये क्रम चलता रहेगा। विरोध आदमी के अंदर है, वो आगे आएगा, फिर आंदोलन होंगे, फिर लड़ा जाएगा, फिर वो ठगा जाएगा। इस तरह से दोनों पैरेलल चलते हैं, समानांतर चलते हैं, ये भी चलेगा
और वो भी चलेगा। अच्छा, अगर मैं इसको जैसे चिपको आंदोलन से समझना चाहूँ आपकी इस बात को जी। कि हम किसे कह रहे हैं कि क्योंकि चिपको आंदोलन को हम जब देखते हैं तो उत्तराखंड का एक आदर्श के तौर पर देखते हैं और वहाँ हम इसको कैसे महसूस कर सकते हैं? और उस वक़्त मैंने एक वह पूरी किताबें लिखी है पर्यावरण का झूठ करके। वो असल में ये हुआ कि चिपको आंदोलन जो हुआ था हक और हकूक़ के लिए हुआ था आंदोलन। हमारी जंगल के हकूक़ थे। और आप सोचिए उस ज़माने में जब ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस समय यहाँ पर कोई पर्यावरण की समस्या थोड़ी थी। कोई पर्यावरण की समस्या नहीं थी, खूब जंगल थे, सब कुछ थे और थोड़ा बहुत कभी जंगल कहीं कट गया, कुछ हो गया होगा जैसे विल्सन ने काटे, टेरी के अंदर या और उन्हें वो होता था, रहता था। लेकिन जब अंगू का पेड़ जो कि हल के लिए यूज़ किया जाता है, जब उस पर बैन लगाया गया, तो खुद डीएफओ लोगों ने और वन विभाग के लोगों ने कहा उन लोगों से, "अरे भैया ये क्या कर रहे हो? वो साइमन कंपनी आ रही है आपकी इलाहाबाद वाली, वो आपके सारे अंगू का पेड़ काट के ले जा रही है, उनको ठेका मिला है।" वो हॉकी और बैट बनाने वाला कुछ ऐसा? बैट बनाते थे और उन्होंने कहा कि नहीं तो आप चिपको क्या है कि चंदीपुरा भटजी जो थे, उनका तो पूरा वहाँ पर एनजीओ था। वो तो आरा मशीन थी उनकी पूरी, उसमें पेड़ कटते थे, वो करते थे, लेकिन उसमें यही यही था कि जंगल पर जनता का हक है, तो उसको ढंग से भी किया जाए। तो पहले से ही हमारे वहाँ जंगलों पर काफ़ी पाबंदी रही है, अंग्रेज़ों ने भी पाबंदी लगाई थी, उन्होंने स्लीपर-विलीपर भी लगाए थे, तो जनता जो है और जो वन पंचायत जो है वो बड़े अच्छे ढंग से उनको देवों का जंगल मान करके वो करती थी, उनका उनकी रक्षा करती थी। लोग ही बचा रहे। हाँ, क्योंकि वो उनके जीवन के साथ जुड़ी है ना। जब कोई चीज़ ज़िंदगी के साथ जुड़ी है तो आप उसको पूरा नहीं काट देंगे, पूरा ख़त्म नहीं कर देंगे, आप थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-सा यूज़ करेंगे, जैसे कि घर में होता है। तो ये आंदोलन बाद में फिर वही चालाक लोगों के पास आई, तो उसको फिर पर्यावरण का आंदोलन कह दिया गया, किसी ने महिला का आंदोलन कह दिया। गौरा देवी को भी ले आए, गौरा देवी का भी मिसयूज़ किया गया। गौरा देवी जब क्या कहते हैं, उसको उनको कैंसर हो गया था, हेमाचूरिया की बीमारी हो गई थी, तो कोई उसको देखने तक नहीं आया। उसमें एक कॉमरेड गोविंद सिंह रावत थे जोशीमठ वाले, वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में ये आंदोलन चलाया था। ये आंदोलन मूलतः हक और हकूक़ का आंदोलन था, जिसके बाद में चिपको आंदोलन, जिसको बाद में ये भी घोषित कर दिया गया कि साहब ये पर्यावरण का आंदोलन है या महिलाओं का आंदोलन है। चिपको मतलब चिपकना है तो चिपकना है तो राजस्थान की महिलाएँ सही उसमें चिपकी थी 200-300 साल पहले, जो कि काट दी गई थी राजा के द्वारा। यहाँ कोई नहीं चिपका है, खाली कहने की बात है। बाद में वो नाटक किए गए, वो किए गए। जो फ़ोटो है वो भी स्टेज्ड आती है जो बता रही है? गौरा देवी तो अभाव में मरी है। गौरा देवी उतनी वो रही, उनके खुद गाँव वाले उनके खिलाफ हो गए। फिर वहाँ पर एक राणा थे, उन्होंने एक संघर्ष संघर्षनामा एक किताब लिखी है, उसमें आप पूरा पढ़िए। उन्होंने चुप्को की पूरी पोल खोली है। चुप्को की लड़ाई जो थी वो उतना हक और हकूक की लड़ाई थी। इसे वहाँ में एक एक्टिविस्ट थे आनंद सिंह बिष्ट, तो उन्होंने उनसे पूछा चिपको के बारे में आप नट एंड शल में क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा चिपको आंदोलन जो था एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तो प्राप्त कर गया, लेकिन अंगू का पेड़ नहीं दे पाया जिसके लिए वो लड़ाई लड़ी गई थी। यही उत्तराखंड आंदोलन में हुआ था। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में राज्य के लिए लड़ाई लड़ी गई थी कि राज्य हमारी सारी जो अभाव हमारे हैं इसको दूर करते हैं। इसी राज्य ने और भी अभाव पैदा करते हैं। आज आप देख रहे हैं कितना प्राकृतिक आपदाएँ आ रही हैं, क्या आ रही हैं, आ रही हैं। पूरा चौपट कर दिया। उसी तो मध्य निषेध आंदोलन हुआ, जिसमें कि उसमें छोटे-छोटे बच्चे जो थे वो शराब में लोग पीते थे और बोतलें जो हैं वहाँ रख देते, फेंक दे खेत में डाल देते थे। तो छोटे-छोटे बच्चे उसमें छोटी-छोटी जो बची रहती थी उसको खा लेते थे। तब महिलाओं ने कहा ये तो गज़ब हो रहा है, ये तो हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तब उन्होंने आंदोलन किया। लेकिन उसके बाद फिर भी और भी शराबी बना। पूरी आयुर्वेदिक की दवाइयों का तो बाहर आ गई और गरीबदास जैसे बड़े-बड़े वो लोग हुए। फिर उसके बाद टिंचरी माई जैसी महिलाएँ भी आईं जिन्होंने टिंचरी के खिलाफ आंदोलन किया। ये आयुर्वेद की वो थी। तो आप देख रहे हैं ना कितना टिपिकल मामला है। अगर आप इसको गहराई से देखें तो वो चिपको आंदोलन जो चिपको आंदोलन हक और हकूक के लिए था, वो फिर पेड़ वो हमको नहीं मिले। आज भी ये नियम है कि अगर आप शमशान घाट में जाएँ, वहाँ भी अगर एक पत्ता भी अगर जल जाए तो आपका चालान कर सकता है डीएफ।
और ऐसा में भी आया जबकि मुर्दों को फूँकने के लिए लोगों ने टायरों का यूज़ किया। मतलब कितनी बड़ी एक त्रासदी है, ट्रेजेडी है कि जिसके लिए लड़ा गया वो हमें नहीं मिला। वो इस तरह से क्या क्या हम किस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं अपनी किसी भी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो हमें नहीं मिला, उल्टा हमें दूरी चाहिए और दूसरे ने उसका यूज़ उठाया। तो चिपको मूवमेंट को तो मैं सबसे बढ़िया आनंद सिंह जी की इसी कथन से सार्थक करता हूँ कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तो प्राप्त किया उनने किया और उसमें एक घनश्याम सैलानी थे, वो भी कहा करते थे। घनश्याम सैलानी ने ये कहा कि चिपको आंदोलन एक एक ऐसे अवैध बच्चे की तरह है, जिसको सब कहते थे कि नहीं, नहीं ये हमारा नहीं, हमारा नहीं, हमारा नहीं। लेकिन जब वो समृद्ध हो गया, जब उसकी लॉटरी आ गई सब कहने लगा अरे ये हमारा है, ये हमारा है। चंडी प्रसाद कहने लगे ये हमारा है, सुनील बंगड़ा कहने लगे ये हमारा है। और फिर वो लोग अलग कहें फिर 2 गुट हो गए। एक गुट आपका कुमाऊँ का गुट हो गया, ये और एक गुट गढ़वाल का यूँ हो गया। और इन गुटों ने फिर एक ने सुंदरलाल जी के पीछे लगे, एक चन्नी प्रसाद जी के लगे। इस मामले में कुंवर परसून और प्रताप सिकर जो कि टेहरी के अंदर थे और यंग लड़के थे, ये असली आंदोलनकारी थे। धूम सिंह नेगी ये सब लोग थे, जो कि उनके साथ थे। तो थे इसमें और लोग भी थे, ऐसी बात नहीं है। नैनीताल में इतना बड़ा शमशेर सिंह जी ने और लोगों ने भी उतना भारी काम किया है। और वहाँ एक तरह की गढ़वाल में जो आंदोलन, कुमाऊँ में जो आंदोलन हुआ, वो विद्रोह वाला ज़्यादा हुआ। यहाँ शांतिपूर्ण हुआ क्योंकि सर्वोदय का प्रभाव भी यहाँ पर पड़ा। तो यहाँ के सारे आंदोलनों को आप तब तक नहीं समझ सकते हैं, जब तक आप यहाँ पर अन्य आंदोलनों को, सर्वोदय आंदोलन को नहीं समझ सकते हैं। उनके नीचे सरला सरला देवी का प्रभाव यहाँ की महिलाओं में बहुत ज़्यादा पड़ा है। सरला देवी खुद भी एक क्रांतिकारी थी और आश्चर्य की बात थी, वही सरला देवी जो कि इतनी क्रांतिकारी थी, जिन्होंने क्रांतिकारियों को मदद की थी आज़ादी से पहले, लड़ाइयों में, फाइट में, उनको खाना दिया, वो दिया। उन्हीं को बाद में 1962 की चाइनीज़ वार में उनको बाहर निकाल दिया। तो हम शिकायत नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये प्रवृत्तियाँ हैं। यहाँ की नहीं, सभी जगह की प्रवृत्तियाँ हैं कि आदमी अपने अभावों के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं, फाइट करते हैं। फाइट करने वाले अभी भी हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। लड़ने वाले लड़ते हैं, आज नहीं लड़ रहे हैं, देहरादून वाले लड़ रहे हैं। मैं इतना बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी लड़ रहा हूँ आज। वही लोग लड़ रहे हैं, वो लोग फाइट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फाइटर तो मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मसूल ये है कि राजनीति जो है, वो असली फाइटर को किनारे कर देती है और जो बदमाश होता है, वो उसको यूज़ कर लेता है, आप अपहरण कर लेता जैसे आप एक राजनीति शास्त्र के प्रोफ़ेसर के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूँ कि ऐसा क्या चीज़ें होती हैं कि कोई आंदोलन शुरू किसी एक मुद्दे के साथ होता है और वो कहीं और पहुँच जाता है या हाईजैक हो जाता है? जैसे हम उत्तराखंड के आंदोलन को ही लेकर चलें, तो वो एक 80 के दशक से शुरू हुआ पूरा आंदोलन था और फिर वो कहीं शायद जहाँ तक मुझे लगता है 1994 में वो एक आरक्षण विरोधी आंदोलन उसको और तीव्रता देता है और फिर वो मुद्दा कुछ और बन जाता है है। उस तरीके का। तो ये क्या इस तरीके की घटनाएँ होती हैं या फिर एक आंदोलन कहीं से शुरू होता है और कहीं और जाकर खत्म होता है? होता है, वो भटक जाता है। जैसे उत्तराखंड राज्य आंदोलन को आरक्षण विरोधी आंदोलन थोड़ी था। अब वही है ना कि जैसे आपके घर में नौकर आपको पीट रहे हैं, पीट रहे हैं, पीट रहे हैं। जैसे हम ही हैं, हमारे अंदर आक्रोश है, हर चीज़ के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी है। अब भले ही हम अमेरिका को नहीं जानते, अमेरिका हमने देखा नहीं, लेकिन ट्रम्प जो गड़बड़ कर रहा है, हमें आश्चर्य होता है कि अमेरिका जैसा आदमी ट्रम्प को ला रहा है, ट्रम्प जैसे व्यक्ति को ला रहा है। नुआन चॉस्की जो बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं, उन्होंने यही कहा है कि अमेरिका को देखिए, ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि अमेरिका जैसे देश में ट्रम्प जीत रहा है। लेकिन यह भी है कि जितने भी वर्ल्ड में जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उन सबका सहारा अमेरिका ही है। अमेरिका ऐसी जगह है जहाँ पर बड़े से बड़े विद्रोही आदमी जो है शरण पा रहा है। रूस में नहीं पा रहा है, चीन में नहीं पा रहा है, जर्मनी में नहीं पा रहा, अमेरिका में पा रहा। तो ये एक विरोधाभास है। तो जैसे मूवी में कराऊँगा, मेरे अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, वो है। तो जब मैं किसी से लड़ता हूँ, कल माल बाय द वे अगर मेरी लड़ाई बाज़ार में किसी से हो जाती है, तो प्रभात कुमार वृत्ति जब लड़ेगा, जब उसको गुस्सा आएगा, उस गुस्से में मैं ट्रम्प भी होगा। उस गुस्से में रूस और रूस की लड़ाई जिसके साथ वो भी होगा, इज़राइल भी होगा, सब भी होगा।
वो सारा आक्रोश जो मेरे अंदर जमा है, वो उस आदमी के खिलाफ होगा। वैसे ही यहाँ भी होता है कि अभाव है, आदमी परेशान है, लेकिन जब मौका आता है तो वो सारा आक्रोश जो है इकट्ठा आता है और फिर दावानल की तरह निकलता है। जैसे आप उसको ऐसे ही समझिए कि आपने नदी रोकी और उसके बाद आपने क्या कहते हैं क्वारम में या और जगह जो है आपने और बड़ी-बड़ी सड़कें बना दी, प्रकृति चुप है। लेकिन बाद में अंदर तो उसके भी गुस्सा है। उसके बाद भले ही प्रकृति चेतन है, वो भी कहती है यार इन्होंने तो हमारा रास्ता ही रोक दिया। तो वो तो अपने घर में आएगी, तो वो उछलते हुए सबको भागती हुई ले जाएगी। उसको इससे कोई मतलब नहीं, वो गुस्सा, आक्रोश है वो सब है। यही आंदोलन के अंदर होता है। हुँ। और अगर मैं ये समझना चाहूँ कि आप क्योंकि उत्तराखंड जब आंदोलन पूरा शुरू हुआ है और ख़त्म हुआ है, उस आंदोलन को बड़े नज़दीक से देख रहे हैं और कई मौकों पर आप उसका हिस्सा भी रहे हैं। तो अगर आपसे हम जानना चाहें कि ये पूरे उत्तराखंड आंदोलन को आप किस तरीके से देखते हैं? तो आप क्या बता सकते हैं? तगन राज आंदोलन अभावों के खिलाफ एक विरोध था। वो भी वैसा ही था जैसे अन्ना हज़ारे मूवमेंट था। वो भी वैसे ही था जैसे चिपकू का था। सबका एक ही बेस कि हम अभावग्रस्त हैं। हमारे माँ-बाप सोच रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। आज ये पेपर लीक वाला मूवमेंट भी है, उसमें भी हमारे माँ-बाप सोच रहे हैं जो नौजवान हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा भाई, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। अब तो एआई भी आ गया उल्टा। अब तो हमारी सारी नौकरियाँ वैसे ही खत्म होने वाली हैं। सबके हाथ में मोबाइल हैं, सब कुछ है। टेक्नोलॉजी जो है आदमी को पूरी बर्बाद कर रही है। ऐसे में आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? तो वो जो चिंता है, वही चिंता आनंद को आते ही वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन की भी वही चिंता थी। वो फिर विभिन्न धाराओं में बदलती रही, वो बात अलग है। एक अगर हम आपके पूरे लाइफ़ को देखते हैं, तो आपका पर्यावरण के साथ एक नज़दीकी बड़ा रिश्ता हमेशा से नज़र आता है। तो क्या आप इस बात को बता सकते हैं कि किसी भी देश या राज्य की राजनीति में पर्यावरण कोई मुद्दा होता है या कंसर्न होता है किसी भी सरकार का? किसी का नहीं होता। पर्यावरण को मुद्दा है ही नहीं है। अगर आप देखें जब भी चुनाव होते हैं, वो होते हैं, उसमें जो घोषणा पत्र निकाले होते हैं, उसमें पर्यावरण को मुद्दा ही नहीं होता। पर्यावरण को मुद्दा ही है ही नहीं। पर्यावरण मुद्दा खाली फैशन को लेकर के है, एक फैशन है, चलो भई पर्यावरण भी बोल दी जाए। जबकि सबसे भारी चीज़ तो आज सबसे बड़ी चिंता तो इस धरती का खत्म होने का है। जो इसकी एज है, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। सूर्य भी खत्म हो जाएगा, ये धरती भी खत्म हो जाएगी। सारी जो चेतना है इस सृष्टि में वो खत्म हो जाएगी। तो उसकी चिंता नहीं है लोगों को, तो ये बड़ा आश्चर्य है। हमारे सामान्य जीवन में पर्यावरण है ही नहीं। हम ही हैं, जैसे अभी हम एक केला खाते हैं, तो मेरे ख्याल में आम हिंदुस्तानी तो कभी नहीं वो कहीं डस्टबिन ढूँढेगा, वो ऐसे ही फेंक देगा। कूड़े को ऐसे ही फेंकेगा। अभी ये मैंने इस पर भी मूवमेंट यहाँ हल्द्वानी में किया था, कूड़ा गाड़ी को लेकर के, उसको लेकर के। तो उसमें मैंने यही कहा था कि अगर हल्द्वानी में कहीं कोई मुझसे रास्ता पूछता, मैं ऐसे पूछ रहा था कि पहले वहाँ चले जाना, वहाँ पर एक कूड़ा का ढेर है, उसके बाद दाईं तरफ चलना, दाएँ तरफ एक बड़ा ढेर आपको मिलेगा। फिर आगे चल रहे तो वहाँ पर आपको नाली बहती हुई मिलेगी। फिर उसके बाद वो जो है वो वहाँ पर मिलेगा। इस तरह से मैं पूछा करता था। मैं बताया करता था ना लोगों को। तो जैसे अब आपका ये पॉलीथीन तो हमारे अंदर जा रहा है, कि कण अंदर जा रहे हैं और वो कैंसर पैदा कर रहे हैं। तो और लोग यहाँ सुबह-सुबह आप देखेंगे तो आप उनको कितना कह दो, वो प्लास्टिक को जलाते हैं और उससे ज़्यादा वो होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि पर्यावरण तो हमारा मुद्दा है ही नहीं। अगर आप देखें तो पॉलीथीन को लेकर के न राजनेता को, न प्रशासक को और न जनता को सहानुभूति है। जैसे एक पेड़ को काटने की है, एक इनकी पुंसा जी की कविता है, बड़ी अच्छी कविता है, मैं उसका पूरा तो भूल गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब मैं पेड़ काटने के खिलाफ आया, तो लोग सड़क के पक्ष में हो गए। चौड़ी-चौड़ी सड़कें आपको चाहिए, आप गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, आपको चमचमाती हुई चौड़ी सड़कें चाहिए, लेकिन उस पेड़ के लिए आप नहीं रोते जो पेड़ आपका उसमें कट गया है।
ऑल वेदर रोड और ये कह के आप उसको वो कर रहे हो, तो पर्यावरण मुद्दा तो हमारी हम में भी नहीं है, हम आम आदमी में भी नहीं है, बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी में भी नहीं है। अगर आप कार में बैठे हो, कार में अगर आप एक बार मैं कार में था, ऐसे ही था, तो किसी ने मुझे टॉफ़ी दी, मैंने टॉफ़ी ली। उसके बाद मैंने कहा इसको कहाँ फेंकूँ? अरे आप भी गुर्जे कहाँ लगे हो? फेंको इसको बाहर फेंक। तो वो गए, तो वो सोच तो है ही नहीं, वो हमारी सोच में पर्यावरण है ही नहीं। इसलिए पर्यावरण के बारे में जो कहा आदमी है तो फैशन के बारे में की जाती है। मैं पर्यावरण का मतलब 5 जून। जैसे कॉमरेडों का भी एक नया वो हो गया कि क्रांति का मतलब है 2 जून, 1 जून जिस दिन 1 जिंदाबाद, मई, नहीं, 1 मई हाँ, मज़दूर दिवस। मजदूर जिंदाबाद है, कोई मर गया तो कॉमरेड लाल सलाम कह दिया, बस हो गया वो। उससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। अगर ऐसा होता तो बंगाल में इतना भारी ममता बनर्जी नहीं आई होती। अगर ऐसा होता तो नेपाल में इतना भारी माओवादी आंदोलन, वहाँ आज वहाँ ये स्थितियाँ नहीं होती। तो पर्यावरण जो है वो किसी का कोई मुद्दा नहीं है। अगर मैं इस बात को समझना चाहूँ ना कि ठीक इससे पहले का जो समय है, वो ऐसा समय है जहाँ पर को जो जंगल हैं या फिर जो पेड़-पौधे हैं, वो लोगों के जीवन का हिस्सा हैं और जिसको बचाने के लिए लड़ाई करते हैं। उत्तराखंड के जितने भी शुरुआती मूवमेंट भी हुए हैं या पहली अंग्रेज़ों से भी लड़ाई हुई है, वो लड़ाई केवल और केवल पहले जंगलों के लिए हुई है। तो ऐसा क्या बदला हुआ है कि जो चीज़ हमारे लाइफ़ का हिस्सा था और एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसके बारे में हम सोचते थे, अब हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि आज से 20 साल पहले एक किसी पेड़ को काटना बहुत बड़ी व इस तरीके का मतलब लोगों को कोई ना कोई तो आ ही जाता था। उससे पहले और ज़्यादा लोग आते होंगे शायद से। लेकिन आज के समय पर को हल्द्वानी में इतने पेड़ कटे होंगे तो एक भी आदमी आपको नहीं दिखेगा जो कहेगा कि पेड़ क्यों कट रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या बदली हुई हैं? हाँ, वो पहले था, जैसे दान सिंह मालदार थे जो करोड़पति थे, वो तो जंगल काटने की वजह से उतने बड़े सेठ बने। तो लोग उसमें कहा करते थे कि भाई जो जंगल काटता है वो उसका लड़का नहीं होता, उसको वो नहीं होता है। लोग बुरा मानते थे उस समय, क्योंकि वो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। अब मेरा क्या ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होना है जब मैं हल्द्वानी में यहाँ पर बैठा हूँ। अगर यहाँ पर एक रोड बनती है, जैसे आजकल की बात है, जब हम हल्द्वानी जाते हैं तो कार में जब मैं अपने बेटे के साथ जाता हूँ या किसी के साथ जाता हूँ, तो सब बड़े खुश होते हैं, हाँ यार हो तो बढ़िया गया है, खूब चौड़ी-चौड़ी सड़कें हैं। भाई ये भी हो गया और आपका कालू मंदिर भी अलग हो गया, वो भी अलग हो गया, बहुत बढ़िया है, तो चौड़ी-चौड़ी सड़कें हैं। जब मैं दिल्ली से आता हूँ तो बोला, "अरे देखो कितने बढ़िया चौड़ी सड़कें जा रहे हैं, आराम से जा रहे हो।" तो हमारा तो कोई कंसर्न्ड नहीं है, क्योंकि हम उस चीज़ के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। हमारा कंसर्न उनसे होता है जिसके साथ हमारे दैनिक ज़िंदगी चलती। हमें अपने बच्चे के साथ कंसर्न है कि वो दैनिक ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। जिस दिन बच्चा अमेरिका चले गया, वहीं बस गया, तो फिर उससे भी कंसर्न हमारा खत्म हो जाता। तो उसका कारण है, पहले उसके साथ ज़िंदगी जुड़ी थी। अब ऐसा नहीं था, कोई पुराना हमारा बहुत बढ़िया था, इसमें भी लोग बड़े वो भावुक हो जाते हैं, अरे पहले क्या ज़माना था, एक साथ बैठते थे। अरे वो जो क्या कहते हैं, शादियाँ होती थी, लोग बैठते थे और एक साथ खाना बनता था। तुम्हें ज़रूरत थी, भाई नहीं तो कोई इस तरह का वो तो था नहीं, आज तो ठेका दे दिया कि वाह आ गया। उसमें तो वही सामूहिकता ज़रूर, उसमें ज़रूरत थी ना सामूहिकता, आज नहीं है ज़रूरत, कि इसलिए कंसर्न नहीं है। मेरे को जो समझ में आ रहा है कि शायद से सीधे-सीधे आदमी का लाभ उससे एकदम फ़ायदा कोई ऐसा दिख नहीं रहा है इंसान को, तो उस वजह से वो उसको छोड़ और हर आदमी की ये सोच नहीं होती कि भविष्य में सोचे। उनका आज ही का आज सोच रहे हैं कि भई आज शाम को क्या खाना बनेगा, क्या होगा? आगे वाले भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है? आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सोच रहा है? 1-2 लोग होते हैं, वो भी अपना पेशा बना लेते हैं। नहीं ये पर्यावरणविद है, भई इसको तो इनाम मिला है, इसको वो मिला है, इसको वो मिला है। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं साहब आपने काम किया है, आप वो पद्मश्री वाला क्यों नहीं भरते हैं फॉर्म? और कम अगर मैं ही फॉर्म भरूँ, मैं ही कहूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने किया, मैंने कहा उसका फ़ायदा क्या है? तो उन्होंने कहा क्या आपको इनाम से दिलचस्पी नहीं है? मैंने कहा दिलचस्पी किसी को नहीं होती है। अगर आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं तो मैं गदगद तो होऊँगा ही होऊँगा। गुरुजी आप तो गज़ब आदमी हैं, तो मैं थोड़ा खुश होऊँगा। मेरा इसमें आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं बहुत खुश भी होऊँगा, बहुत खुश होऊँगा, आनंदित होऊँगा, क्या यार मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है। वो तो आदमी की चाहत है, चाहता है आदमी। आदमी का वो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। लेकिन
सिर्फ पुरस्कार हैं और चीज़ें लेकर के कोई काम करे तो वो फिर उसका पेशा हो जाए, प्रोफेशन हो जाता है। तो पर्यावरणविदों का भी ज़्यादातर का नहीं, हर एक का नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बहुत से लोगों का ये एक प्रोफेशन हो गया कि जब रोज़गार लगे हो गए थे। और हम ऐसे-ऐसे आप उनका नाम क्या लेना है, ऐसे-ऐसे पर्यावरण हम आपको बता देंगे, जिनको पुरस्कार मिले हैं, लेकिन वो एक समय में जंगल काटा करते थे। एक बार की बात है कि मैं ऐसे ही वहाँ पर गोपेश्वर में था, तो मंडल की तरफ जा रहा था। मैंने कहा वो एक पेड़ घने जंगल था, मैंने वो देखा तो एक से पूछा कि भाई ये जंगल क्या चंडी प्रताप जी ने लगाया है? अरे चंडी ने तो काटे हैं, लगाए कहाँ से हैं? बोले कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है बोले। तो एक बार यही है कि ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा लीसा जो है चिपको वालों को मिला है। वन विभाग वाले जो है हमेशा कहते हैं, अभी जैसे वहीं गोपेश्वर में एक जगह वो मीटिंग किया करते थे, तो वहाँ पर बंजानी है, उसमें 200 250 साल पुराने पेड़ हैं। लेकिन जब वो दिल्ली वाले बच्चों को बुलाते, कहते हैं ये पेड़ ये जंगल हमने लगाया है। अरे बंजाने पे 150 साल समय तक तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ था। वैसे ही सारे गेम खेलते रहते हैं, मार्केट के हिसाब से। और मार्केट के हिसाब से गेम है। और अगर आपको फ़ायदा है तो आपको करेंगे, नहीं तो उसको नहीं करेंगे। तो मेरी समझ में जब तक कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी के साथ नहीं जुड़ी हुई है और आप अभावग्रस्त हैं, तब तक आपके अंदर के उसके लिए दर्द नहीं होता, पीड़ा नहीं। अपने बच्चे के लिए जितना दर्द होता, दूसरे बच्चे के लिए थोड़ी होता। हाँ, आप एक कविता लिख सकते हैं उसके लिए कि हाँ, साहब वो बेचारा भूख से मर गया। लेकिन दर्द तो अपने बच्चे से हुआ जिसने एक टाइम भी खाना नहीं खाया, तो आप ये कहेंगे, ओह! आज तो हमारा बच्चा भूखा ही सो गया कहीं। ठीक है। हुँ। एक जो चीज़ अभी जैसे आप ये अवार्ड वाली बात कर रहे थे ना कि पद्मश्री के लिए नाम क्यों नहीं लिखते हैं या उस तरीके के जैसे मैं आपके बारे में कहीं इधर पीछे पढ़ रहा था, तो आप चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे अटैच जैसा नहीं रखते हो। जैसे मैं पीएचडी वाला भी देख रहा था, आपने पीएचडी भी वो कंप्लीट नहीं करी और वो फिर कहीं से वहाँ से भी आप उसके क्या रीज़न है इस तरीके के आपके? हाँ, यही हुआ जैसे पीएचडी मैंने नहीं करी, पीएचडी में भी मैंने गया था, मैं पीएचडी के लिए भी गया था, तो उन्होंने ये कहा, मेरे गाइड ने कहा, किस पे करोगे? मैंने कहा कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। अरे इतनी बड़ी चीज़ें, मार्क्स बनना चाहते हो, लेनिन बनना चाहते हो, करो छोटी मोटी के म्यूनसिपल गवर्नमेंट इन श्रीनगर गढ़वाल इस पर करो आप। मैंने कहा अच्छा चलो ये करा। फिर एक थे, उन्होंने सिनॉप्सिस सी, मैं कितनी बार उनके पास गया था, सिनॉप्सिस दे दी उन्होंने, आज आना कल आना परसों आना, फिर एक दिन मैंने कहा था वो अभी तक सिनॉप्सिस नहीं बनी। ऐसे ही थोड़ी होता है, घर आओ वहाँ पर बात करो और चीज़ करो। ऐसे एक गाइड हमारे थे, मैं उत्तरकाशी में था वहाँ पर, तो फिर मैंने आया, मैं तो कहा उत्तरकाशी से आया, वहाँ तो हरसिल का सेब है। अरे तुम्हें इतनी अकल नहीं है, एक पेटी सेब ही लिया दे। तो वो चाहते थे ना, और मैं ही नहीं कर सका। और मेरी लैंग्वेज भी ऐसी नहीं है कि मैं, क्योंकि पीएचडी जितनी होती है वो रेफरेंस वाले ज़्यादा होती है। हाँ, वो इसमें हरशंकर प्रसाद ने एक बड़ा अच्छा वो लिखा है, शायद व्यंग सटार लिखा है, उसमें पीएचडी को लिखा है। तो एक चिड़िया थी, फिर उसमें वो है, फिर नीचे से आ जाएगा रेफरेंस फला 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 फला। एक कुत्ता था, रेफरेंस फला फला फला, उसमें रेफरेंस ज़्यादा होते हैं, अपनी बात कम होते हैं, और तो ये मेरे बस का नहीं था। वो लैंग्वेज और जिस तरह से डॉक्टरों के पीछे भागना भी मेरे बस का था नहीं, इसलिए मैं करने को था। तो वैसे ही ये चीज़ें, पुरस्कार और ये सब मेरे बस की नहीं है, उसके लिए जो कुछ करना पड़ता है। जैसे हमने देखा कि अध्यापक लोग हैं, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है। एक हमारे थे, उन्होंने इतनी मोटी फाइल बना रखी थी, इतनी मोटी फाइल, मैंने ये किया, वो किया, वो किया। फिर उसके बाद जो राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आती हैं, टीम आती है, उनको खिलाया-पिलाया, दारू पिलाए-विलाए, फिर भी नहीं हो पाया उनका। तो वो बड़ा लंबा झगड़ा है, वो हमारे बस का नहीं है। हमें तो इतना ही काफ़ी है कि कोई आता है, हमसे कहता है, "आप अच्छे आदमी हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मुझको अच्छा लग रहा है।" वही हमारा पुरस्कार है। कोई लड़का फ़ोन करता है, "अरे गुरुजी और क्या हाल-चाल हो रहे हैं?" और जैसे हम कहीं जाते हैं, आकर के प्रणाम करता है, तो मान लेते हैं यही बड़ी भारी उपलब्धि है। अगर मैं आपके जो स्टूडेंट हैं उसके साथ जो आपके संबंध देखता हूँ, वो बड़े नज़दीक के और वार्म होते हैं। जैसा कि आप जब पढ़ा रहे थे,
अधिकतर टीचरों का तो मेरे को नहीं लगता है कि इस तरीके का एक डिस्टेंस बना के रखना है। तो इस तरीके का आप किस तरीके से सोचते थे? मैं जब पढ़ाता था तो रिटायरमेंट से 1 दिन पहले भी मैंने अपनी क्लास नहीं छोड़ी। कभी हड़ताल होती थी, वो होती थी, तो मुझे बड़ा वो लगता था कि यार ये हड़ताल होगी, मेरी क्लास छूट गई। जबकि और लोग, बहुत से लोग ऐसा कि हर नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते थे। 4-5 लड़के आए, गुरुजी क्लास होगी? कितने लोग हो भाई तुम? साहब 8 लोग हैं। अरे 8 लोग हैं, 250 की क्लास है, 8 लोग हैं, जाओ, जब सब आएंगे तब होगी। और मैं उल्टा कर रहा था, जब 1-2 आ गए, कितने हो भाई तुम? मैं ही हूँ, आओ चलो तुम पढ़ो, तुम ही हो असली पढ़ने वाले। मैं इसको पढ़ाता तो कल फिर सबने कहा गुरुजी ने करा लिए। तो एक बार क्लास में ले रहा था, तो उस क्लास में मैंने पढ़ाया। मैंने पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा, वहाँ पर आर्ट्स का एक नहीं था, सब साइंस के थे वहाँ पर बैठे हुए। तो मैं जब क्लास लेता था तो मेरी दिल धड़कता था, इस क्लास में जाने में दिल धड़कता था मेरा। हार्ट धक 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 कर रही थी कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैं अच्छे ढंग से पुटअप कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। दिल धड़कता था। और कभी मैं बिल्कुल एक उसमें प्रवाह में खो जाता, मुझे पता भी नहीं चलता कि घंटी बजी क्या बजी। मुझे सबसे ज़्यादा आनंद ज़िंदगी में क्लास लेने पर ही पड़ा। और क्लास के अंदर, और फिर सबसे ज़्यादा मेरे संबंध क्लास से बाहर भी होते थे। हमें लगता था कि ये स्टडी और है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स से कहा करता था कि भाई, आँख सबकी होती है, कान सबके होते हैं, लेकिन हम इनका यूज़ नहीं करते। जाते हुए एक-एक झाड़ी, एक-एक फूल, एक-एक पत्थर आपसे कहता है, "अरे यार, मुझसे भी दोस्ती करो, हमसे भी बात करो, तुम तो नाक की सीध पे चले जाते हो।" यहाँ तो हर चीज़ सीखने की है, हर चीज़ का एक आनंद है, उनका प्लेज़र है। उस आनंद को आप खो रहे हो, मिस कर रहे हो। जैसे मैं क्लासिकल म्यूज़िक सीखता हूँ, सुनता हूँ। मुझे होता है लोग कितना मिस कर रहे हैं, इतनी भारी चीज़ें, इतनी चीज़ें हैं, लोग उस खुशी को मिस कर रहे हैं। खाली एक धर्रे पे चढ़े हैं, भात खा रहे हैं, उसके बाद मर जा रहे हैं। तो ये कोई ज़िंदगी नहीं है। तो यही मैंने देखा, इसलिए लड़कों के साथ मेरा आत्मीय संबंध इसलिए था कि मैं उनको वही मानता था जो मैं हूँ। तो एक तरह से दोस्ती होती थी। जब मैं सिनेमा गढ़वाल में होता था, तब मैं ऐसे जाते थे। मेरी जो वो थी पे थी, वो मेरी जेब में ही रहती थी, जेबी में ख़त्म हो जाती थी। होता ये था कि मैं आगे हूँ, पीछे-पीछे लड़के हैं। फिर एक ही वो जगह थी वहाँ पर, उसको राज्यसभा कहते थे। वो ऊपरी मंजिल पर कोई होटल था, वो वहाँ पर गुलाब जामुन रसगुल्ले होते थे। फिर हाई होती थी, लड़के होते थे, हम गुलाब जामुन खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं। तो कभी-कभी हम खेल भी खेलते थे कि एक पर्ची बना ली, इसमें सबका नाम होता था कि आज कौन खिलाएगा किसको। वो लड़कों के साथ भी होता था। तो एक बार हम कहते लड़का सीधा जाता था, तो उसी का नाम लेते थे 8-10 जगह। फिर कहते उठाओ भाई, तो उसी का नाम आता था। तो कहता अरे यार, आज भी मेरा नाम आ गया। वही ये सद्दा आदमी, ये सब लोग हमारे साथ थे। तो हमने उसमें जो अपनत्व का जो था, तो आज भी लड़के मुझे मित्र ही मानते थे, मेरे स्टूडेंट मुझे दोस्त ही मानते थे। पर इतना ही कहते थे, वो गुरुजी कहते थे, मैं उनका नाम लेके पुकारता। अभी जैसे आप सफदर आज़मी का नाम ले रहे थे, अभी किताब भी उस पे है, तो थोड़ा उनके साथ अपने अनुभव बताएँगे आप? हाँ, सद्दा आदमी में जब 1974 में वहाँ पर था, श्रीनगर गढ़वाल में, उसमें सफदर आदमी वहाँ पर लेक्चरर बन के आया हुआ था। उसमें जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी नहीं थी, डिग्री कॉलेज था वो, बिरला डिग्री कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी में तब्दील हो रहा था। तो 2 प्रकार के लेक्चरर थे उसमें, एक हम जो गवर्नमेंट के थे, और एक जो यूनिवर्सिटी के लाए थे उसमें। डॉक्टर भट्ट जो थे, वाइस चांसलर थे, तो उनको लाए थे। तो उसके साथ फिर दोस्ती हो गई। 1 साल ही रहा, फिर उसके बाद वो तो कश्मीर चला गया था। उस दोस्ती में जो उसके साथ अनुभव है हमारे, वो ही है। क्योंकि उसने मुझे कभी कम्युनिस्ट के रूप में नहीं देखा। मैंने मैंने भी इसे कम्युनिस्ट के रूप में नहीं देखा, हम एक दोस्त के रूप में रहे। तो हमारा जीवन ऐसे चला था कि जैसे एक बार बारिश हुई, तो उसने कहा, "प्रीति", मैंने कहा, "हाँ, चलो।" उसने कहा, "हाँ, चलो भीगने चलते हैं।" तो हम भीग रहे हैं। कुछ कोई प्रश्न नहीं, कोई सवाल नहीं, और को पानी आ रहा है, हम छप 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 कर रहे हैं। अभी भीग रहे हैं, भीग करके वापस आ रहे हैं, हो गया, खत्म हो गया। तो उसके साथ जो दोस्ती रही, तो जब उसकी डेथ हुई, जब उसको मारा हो गया, तब पर मैंने उसका किताब लिखी। वो एक अलग अनुभव हुआ है जीवन। खुद आपके व्यक्तिगत अनुभव जो उनके साथ रहे, उस पर ही कहीं पर?
तो उन्होंने जो लेटर लिखी वहाँ से लेटर लेटर लिखते रहे, वो सारे लेटर मेरे अभी पास जमा है। मेरी एक ये भी विशेषता रही, मैं कोई भी लेटर वेटर मुझे मिलता था तो मैं इसको कभी अभी तक रखे हुए हैं वो, उन्हीं के नहीं सबके लेटर्स रखे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ उस पर भी एक किताब लिखी है पत्रों पर। तो ये था, वो तो बहुत लंबा हुआ है विषय। अच्छा, जैसे अगर मैं इसे समझना चाहूँ कि ये वो दौर भी है जिस समय मेरे ख़्याल से उत्तराखंड में कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ-कुछ अड्डे, जैसे उत्तरकाशी को वो लाल घाटी उस तरीके से किन्हीं को कहते थे। तो आप ये जो पूरी पॉलिटिक्स है लेफ्ट की उत्तराखंड में, उस पर आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो मेरा तो ये था कि हर चीज़ को मैं देखा करता था। ऐसा नहीं था कि मार्क्सिज्म ने मुझे प्रभावित किया, मार्क्सिज्म तो मैं पढ़ाता था क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था, मार्क्स, माओ ये सब पढ़ाता ही था। उनको मैं ऐसा कम्युनिस्ट नहीं था, लेकिन मार्क्सवाद से पहले भी हम शोषण के खिलाफ हमें चिढ़ लगती थी। जो एक पिछड़ी जातियाँ हैं या जो ये सफाई कर्मचारी हैं, इनके हालात देख के हमें चिढ़ लगती थी। हमें इस शोषण से, हर शोषण को देख कर के चिढ़ लगती थी। तो हम पैदाइशी मार्क्सवादी रहे हैं। तो मार्क्सवाद तो हमने देखा था, तो उत्तरकाशी भी देखा, भुवनेश्वर भी देखा, लेकिन उनके साथ ऐसी अंतरंगता नहीं रही। जबकि उत्तरकाशी में मेरा ट्रांसफ़र इसी की वजह से हुआ, नाटकों को करने की वजह से। तो एक कोई कांग्रेसी थे, तो मंत्री आए थे, तो सुबह लड़कों ने उनको चूड़ियाँ पहना दी और शाम को फिर एक नाटक हुआ, वो मेरा किया हुआ था। तो उसमें डीएम और एसपी मेरे घर आए, उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा वो नाटक आप तब कीजिएगा जब मंत्री जी चले जाएँ। कि उनको मालूम हो गया था ये नाटक पॉलिटिकल है। मैं कहा नहीं, अब तो अभी होगा। मैंने किया, उन्होंने पढ़ा, ये देखो सुबह इन्होंने चूड़ियाँ बनाई, आज इन्होंने नाटक किया। मैं कहा नहीं गुरुजी वो नहीं है, कांग्रेसी ने कहा कि ये उपरी जी जो है ये कम्युनिस्ट है। फालतू के कम्युनिस्ट मुझे बना दिया, कम्युनिस्ट है। और जबकि मेरा ट्रांसफ़र वहाँ पर हो गया, फिर वो अपना सामान लेने के जब मैं वापस आया तो कम्युनिस्ट मुझसे कह रहे हैं, कम्युनिस्ट लड़के जो थे, "गुरुजी आजकल आप दिखाई नहीं दे रहे।" अरे यार, मैंने कहा मेरा 1 साल ट्रांसफ़र हो गया और तुम कह रहे हो दिखाई नहीं दिए। और इसी तरह से एक गोपेश्वर में कम्युनिस्ट वाले थे, लड़के थे, उन्होंने मेरे नाम से एक पर्चा छपा दिया। उसमें लिख दिया कि अध्यक्ष प्रभात उबेती। तो एक भाजपा के वो थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने प्रिंसिपल को कहा, "साहब ये आपके सरकारी नौकर हैं उपेंद्र जी, और ये देखिए ये उसके अध्यक्ष कैसे हो गए कम्युनिस्ट पार्टी।" अरे तब बड़ी मुश्किल मेरी होगी। तब मैंने किसी तरह से उनको डाँटा, फिर उन्होंने कहा साहब माफ़ी माँग लीजिए, हम गलती से हमारा नाम हो गया। तो इस तरह के वो रहे, तो कम्युनिस्ट हिंदुस्तान के वैसे ही रहे हैं कि उन्होंने उधार लिया है, चाहे रूस से लिया है, चाहे चीन से लिया है। अपनी वो ओरिजिनल वो नहीं किया। ऐसा नहीं है कि थे, तो ये भी काफ़ी इन्होंने संघर्ष भी किए हैं और काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, हवाओं में भी रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई उदाहरण या एग्ज़ाम्पल कायम किए। जैसे आप मतलब पहाड़ के लोगों की का सोचने का किस तरीके का, अगर मैं कहूँ कि यहाँ के लोग कैसे होते हैं विचारधाराओं को लेकर? आप कहिए ज़्यादातर यहाँ फ़ौज में रहे, तो देशभक्ति की भावना इनमें ज़्यादा आई। तो जिसने देशभक्ति का नारा लगा दिया, उसके साथ ही हमेशा रहे। पहले कांग्रेस का वर्चस्व था, कांग्रेस में रहे, और अब भाजपा आ गई। असल में भाजपा की आज सक्सेस सबसे ज़्यादा सक्सेस होने का कारण ये है कि कांग्रेस की कमज़ोरी। कांग्रेस जितनी कमज़ोर होगी, भाजपा उतनी सशक्त होगी। भाजपा को सशक्त होने में भाजपा ने उतना भाग नहीं लिया जितना कांग्रेसियों ने लिया। वो कमज़ोर बने थे ये आपका अन्ना हज़ारे मूवमेंट ने तो पूरी तरह से कांग्रेसियों को रिजेक्ट कर दिया ना। भाजपा को लाने का श्रेय तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन ही इसका है, अन्ना हज़ारे मूवमेंट का है। तो ये तो बड़ा पॉलिटिक्स तो बड़ा टिपिकल है ना। हमारे वहाँ कोई भी राजनीतिक विचारधारा सिर्फ़ उसके रूप में नहीं ली जाती है, वो एक प्रैक्टिस के रूप में ली जाती है। तो पहले ये था कि कामरेड कहने में आपको बड़ा गर्व होता, और कामरेड कैसे हो रहे हैं, कामरेड क्या हो रहा है। एक तरह से हम लोगों की सोच जो है, वो मानसिकता जो है वो दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती। पहले हम जैसे अब हम जो बार वार्ता कर रहे हैं,
हमें तो ज़्यादातर शब्द तो उसमें उर्दू के हैं। हम मुगलों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। हमारी पूरी आप क्या कहते हैं ये देख लें, क्लच म्यूजिक है, इसमें मुसलमान है, हमारी रामलीला है, हमारे वो हैं, तो सब मुसलमान लोग हैं इसमें शामिल। तो हम तो मूलतः हमारी विचारधारा और हम जो लोग हमारे सोचने का ढंग है उदारवादी और शांतिपूर्ण। अगर मैं इसे समझना चाहूँ कि जैसे प्रभात उप्रेती सरनेम जुड़ गया तो फिर अपर कास्ट आप हमेशा से बचपन से ही एक प्रिविलेज्ड उसमें रहते हैं। फिर दूसरा पुरुष हैं तो वो भी एक अपना प्रिविलेज लेकर आता है। तो आपने जो उत्तराखंड का समाज है उसमें ये कास्ट को और जेंडर को उसको किस तरीके से देखा है? हाँ, वही है जैसे मैं खुद ही सोचता था कि अगर मैं प्रभात कुमार आर्या होता या प्रभात कुमार टमटा होता तो लोग शायद मेरी बातों में ज़्यादा इतना नहीं करते। उसी तरह से आपको सर्वोदय आंदोलन जो थे लोग ये कहा करते थे कि इसमें ज़्यादातर सरोला ब्राह्मण है, चाहे सुनला बोड़ा है, चाहे चंडी प्रसाद भट्ट हैं। तो जब ये भागवत कराते हैं तो महिलाएं आती है तो श्रद्धा भाव से ना कि ये मतलब उन्हीं के हाथ का भात लोग खाएंगे, किसी और का नहीं खाएंगे। तो हमारे वहाँ तो लंबी नाक वाली बात ज़्यादा रहे कि चाहे ये जोशी है, पांडे है या पंथ है या वैसा वाला ठाकुर है। और आप अभी परसों चारूचंद तिवारी जी से चारू तिवारी से हमारी बातें हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि ये बड़े आश्चर्य हुए दारा हाट में जो मेला लगता है, बिखौती का मेला, इतना बड़ा मेला जो है, उसमें जो घोड़े गाए जाते हैं, बड़े उसमें सटायर है, बड़ा व्यंग, मतलब हम लोगों के अंदर सटायर का बड़ा अच्छा मादा है, विट जिसको हम कहते हैं। जो हमारी बड़ी तगड़ी है। तो उसमें जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को लेके झोड़ा बना लेते हैं, मतलब कवि होते हैं, वो उसी समय बन जाता है। तो कहते आज हैं कि कवि थे। हाँ, तो ब्राह्मण लोग घोड़ा नहीं गाता, वो ठाकुर लोग गाते हैं। ब्राह्मण लोग जो हंसली-हौसली पहनते थे, खूब बड़ी-बड़ी पहनते थे। उनके वहाँ जो पिठिया लगता था, नाक से इतना बड़ा लगता था, है ना? और लेकिन जो ब्राह्मण हैं, वो छोटी-हंसली पहनते, उनकी गहने भी छोटे-छोटे होते थे। तो अपर कास्ट का तो हमारे वहाँ रहा ही रहा। और जब से बद्रीधर पाणि जी ने किताब लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि साहब हम जोशी लोग यहाँ से आए हैं, पांडे लोग वहाँ से आए हैं, फलाँ-वहाँ से आए हैं, तो यहाँ का जो उच्च कास्ट है वो तो फिर अपने को पहाड़ का मानता ही नहीं है। अरे यार हम तो राजस्थान से आए हैं, अरे हम तो महाराष्ट्र से आए हो। तो जो अपनत्व का भाव पहाड़ के लिए होना चाहिए, वो उनमें धीरे-धीरे कम है। यहाँ का जो मूल जो वो खिलाड़ी है उसमें तो होता ही नहीं था, बल्कि उसमें दानसिंह मालदार जी की ही फैमिली के कुछ थे, तो वो कहा करते थे कि हमारे वहाँ सप्तपदी तो होती ही नहीं थी। हमारे वहाँ जो शादियाँ होती थी वो एक हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस चला था। उस केस में एक ठाकुर किसी लड़की को भगा ले गया, तो उस पर केस चला था। उन्होंने कहा कि वो जज ने कहा कि अब मैं कैसे मान लूँ कि इसकी शादी हुई है? क्योंकि सप्तपदी तो यहाँ पर होती ही नहीं है। जो ब्राह्मणों के होते हुए 7 फेरे वाला तो होता ही नहीं। यहाँ तो उठाने का केस है कि उठा लिया और लेकर चल दिए। इस तरह का वो हुआ करता था। तो यहाँ उच्च कास्ट का, बड़ी कास्ट का वो बहुत बड़ा रहा, वो हमें भी सताता रहा। आज जैसे मोहन मुक्ति के बारे में कहा जाता है, उनका भी कभी आप साक्षात्कार लीजिए, ज़रूर लीजिए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी कविताएँ लिखी हैं और उनके जो आरोप हैं बड़ी जातियों पर, वो सही आरोप है। आपको बड़े आश्चर्य की बात है भाई, एक व्यक्ति जो है दक्षिण में तो ये और भी आया है, तो ये दिन में नहीं चल पाता क्योंकि उसकी छाया लंबी हो जा रही है और झाड़ू लेकर के वो चल रहा है। कितना भारी एक आदमी होने का श्राप है, जो बड़ी ऊँची जात ने क्या है ये, विशेषकर कुमाऊँ में तो बहुत ही ज़्यादा है, गढ़वाल में तो उतना भी नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ही ज़्यादा रहा। इसने यहाँ का समाज का बहुत पतन किया, बहुत ज़्यादा बहुसंख्यक लोगों को, खासकर जो श्रमिक लोग हैं और जिन्हें जो मंदिर बना रहे हैं, जो वो मूर्तियाँ बना रहे हैं, जो गा रहे हैं, कलाकारों को, आज कलाकारों की इतनी इज़्ज़त सम्मान हो रहा है, फ़िल्म में जा रहे हैं, ये कलाकारों को, श्रमिकों को बिल्कुल किनारे कर दी। और वो मोहन मुक्ति सही कहते हैं, कपड़ता कांड में तो किसी ने कोई आवाज़ तक नहीं उठाई, जबकि ये तो
बड़ा भयंकर कांड। तो हमारी मानसिकता वैसी ही आज भी है। आज भी गाँव में जाएँ तो उन्हीं शब्दों का यूज़ किया जाता है। तो जैसे अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि उत्तराखंड जो राज्य है, यहाँ क्षेत्रीय पार्टी क्यों डेवलप नहीं हुई, उसका कुछ कारण आपको समझ में आता है? खेती बाड़ी यहाँ इसलिए डेवलप नहीं हुई, यहाँ पर राष्ट्रवाद का भाव बहुत ज़्यादा था। ज़्यादातर यहाँ का आदमी फ़ौज में रहा है, उसके अंदर राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा है। मेरी भारत माता की जय का जितना नारा यहाँ लगता कहीं नहीं लगता, वंदे मातरम और ये सब कुछ। यहाँ राष्ट्रवादी भाव बहुत है, इसलिए क्षेत्रीयता अ, यहाँ पे ज़्यादा घुसी नहीं है। और ये भी जो क्षेत्रीय पार्टियाँ थी, इन्होंने भी इनका संगठन बहुत कमज़ोर था। जैसे यूपीडी है, इसका संगठन बहुत कमज़ोर था। उसके लोग भले ईमानदार थे, लेकिन लोग उनको चंदा पार्टी कहा करते थे। चंदा लिया, जितना चंदा मिला, खा पिया चल दिए। तो जो एक मजबूती होनी चाहिए क्षेत्रीयता में, वो नहीं थी। और आप इसकी संभावनाएँ जैसे देख रहे हैं कहीं पर को अभी के समय, उत्तराखंड में किसी क्षेत्रीय पार्टी की? ना कोई संभावना हुई तो। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर मैं देखूँ कि जो राज्य बना हुआ है, ये किसी क्षेत्रीयता के बहाने या फिर एक मुख्य मुद्दा जब राज्य की माँग भी हो रही है, वो क्षेत्रीयता या अपनी पहचान वाला कहीं पर को है। क्योंकि हम इसको भी महसूस करते हैं कि 2000 से पहले जो आदमी अपनी पहाड़ी होने की पहचान को छुपाता था, आज वो देश के किसी भी कोने में जाकर मैं उत्तराखंड का हूँ या मैं पहाड़ से हूँ कहने में अब वो जो भावना थी, हीन भावना शायद अब नहीं रही है, कम हो गई है पहले के मुकाबले। तो फिर उसके बावजूद वो पॉलिटिकल विल में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही है, जो क्षेत्रीयता की भावना है? ना क्षेत्रीयता क्या है, यहाँ का आदमी तो सीधा साधा माना ही जाता था। और यहाँ जब लखनऊ में या वहाँ से कोई वो होते थे, वो कहते थे, "अरे! कहाँ जा रहे हो? पहाड़ जा रहे हो? वहाँ से नौकर ज़रूर ले आना एक, पहाड़ी नौकर।" ऐसा करते हैं ना, क्योंकि ईमानदार थे। बल्कि एक अ, पुराने पुलिस के दरोगा थे वहाँ के, मैदान के थे, उन्होंने कहा था ये इतने सीधे यहाँ के कैदी भी हुआ करते थे कि एक बार एक थाने में आग लग गई। थाने में आग लग गई, हम सब भाग गए। हमने कहा कैदी भी गए, थोड़े बाद कैदी वापस आ गए जितने थे। मैंने कहा, "अरे! तुम भागे क्यों नहीं?" क्या करते, भागे साहब, आपकी नौकरी जाती हो जाती। इतने सीधे थे। उन्होंने कहा कभी हमने हथकड़ी नहीं लगाई यहाँ के लोगों को या को। और अगर पहाड़ में हम आते तो हमें लगता था यार क्या कहते हैं, कहाँ पहाड़ में आएँगे, यहाँ तो अपराध नहीं होता, क्राइम नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन धीरे-धीरे जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ गए, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया और इसकी वजह से जो ध्रुवीकरण जिसको कहते हैं वो हो गया। बल्कि ध्रुवीकरण को मैं गोबरीकरण कहता हूँ। कि लोगों का आपस में पूरा मिक्सअप हो गया मामला। तो हमारे अंदर उत्तराखंडी होने का भाव तो आया, थोड़ा राज्य बने का, थोड़ा बहुत आया। लेकिन इतना नहीं आया कि इसमें फिर हम अपनी चालाकी को कम कर लेते। अभी भी खाली भाव ही भाव है वो। हाँ, लेकिन अब तो और भी विभाजन हो गया। पहले ऐसा होता था, जैसे एक बार मैं इलाहाबाद गया, तो किसी दुकान में था, तो वो कह रहा था, कह रहा, "व्हाट कंसेप्ट दे हैव गॉट फ्रॉम दिवाली?" ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने कहा, "अरे! आप गढ़वाली तो नहीं है?" "हाँ, हाँ, मैं गढ़वाली हूँ।" "कैसे पता चला आप?" मैंने कहा, "आपकी बोली से।" "तो आप कहाँ है?" बोला। मैंने कहा, "कुमाऊँ का हूँ।" तो वो आया, उसने मेरी मदद करी, वो करी। अगर आप दिल्ली में भी उसमें जाते तो आपको सिर्फ़ ये होना होता था कि आप पहाड़ के हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप दिल्ली में जाओगे, आप कहोगे मैं कुमाऊँ का हूँ, तो वो गढ़वाली होगा, वो आपकी मदद नहीं करेगा। और गढ़वाली होगा तो कुमाऊँ वाला होगा, गढ़वाली की मदद। कुमाऊँ का आदमी तो वैसे भी चालाकी माना जाता है। कुमाऊँ वाले को ज़्यादातर नहीं है कुमाऊँ में कि मैं कुमाऊँ का हूँ। वो अभी भी शर्माता है। गढ़वाल में अभी भी है। गढ़वाल की यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में जाओ, वहाँ पे आपको गढ़वाली बोलते हुए सुनाई देंगे। यहाँ मैं अल्मोड़ा कॉलेज में गया था, वहाँ तो मैंने किसी को कुमाऊँ नहीं बोलते तो नहीं देखा। उनमें अभी भी वो भाव है। और लेकिन अब एक तरफ तो मैं उत्तराखंडी हूँ ये आ गया, दूसरी तरफ ये भी ज़्यादा आ गया मैं गढ़वाली हूँ, मैं कुमाऊँ का हूँ। तो वो विभाजन उसमें भी दूसरे रूप में बना हुआ है। हाँ, तो अभी भी ये होता है कि कौन-सा ये गढ़वाल का मंत्री मुख्यमंत्री है या गढ़वाल कुमाऊँ का है,
जैसे प्रकाश पंत जी के बारे में गढ़वाल के लोग बड़े खुश रहते थे इनसे। वो कहते थे हम मुख्यमंत्री बनाएँगे तो इनको बनाएँगे। ऐसा क्यों? प्रकाश पंत जी का स्वभाव अच्छा था ना, उनसे खुश रहते थे। लेकिन उसके बाद बाद में तो ये हुआ कि गढ़वाल का मुख्यमंत्री बनेगा, उसका मुख्यमंत्री बनेगा। और उसमें कौन आएगा, उसमें गढ़वाली, कुमाऊँ, चमोली, पौड़ी अभी भी है, वो आगे भी रहेगा, ऐसा कुछ चीज़ नहीं आया है। और जब तक बिल्कुल ही नई पीढ़ी नहीं आएगी तब तक ये बना रहेगा।